वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। चलिए शुरू करते हैं आज पॉलिटी के आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। पिछले वीडियो को अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाकर आप पीछे से जाकर वे वीडियोस को देख सकते हैं। पिछले 2 वीडियोस में हमने इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हुई है। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथन कारण को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। कथन हमारा दिया, संविधान सभा के निर्वाचन में सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया था। जी हाँ, यह हमारा कथन सत्य है। संविधान सभा के निर्वाचन में सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया था। आगे कारण दिया, प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा की सीटें दी गई थी। जी हाँ, हमारा कारण भी सही है, तो इसका कूट हमारा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को संविधान सभा में 292 सदस्य चुनने थे। जी हाँ, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देशी रियासतों को संविधान सभा की न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। ये भी ऑप्शन सही है। प्रत्येक प्रांत की सीटों को मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 समुदायों में बांटा गया था। जी हाँ, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। हमें चुनना हो प्रयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, तो हमारे 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सत्य हैं। ब्रिटिश जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, 389 यानी 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले 11 प्रांतों से लिए गए थे। 73 सीटें 292 सदस्य 11 प्रांत जो कि ब्रिटिश सरकार के सीधे प्रशासन वाले क्षेत्र थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से लिए गए थे तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए गए थे कुल में, और इस प्रकार टोटल सदस्य 389 थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जी हाँ, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। ये भी ऑप्शन सही है। पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, तो हमें चुनना है कौन से कथन सत्य हैं। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। संविधान सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म व पेशे के लोगों का अभाव था। जी नहीं, सभी तरह के लोगों को शामिल किया था। यह हमारा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, संविधान सभा में कांग्रेस के कई ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। बहुत से सदस्य जो नहीं सहमत थे, तो हमारे कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हमारा कथन केवल 2 गलत है, क्योंकि संविधान सभा में कांग्रेस के 208 सीटें थी। 208 सीटें थी, जिसमें से 199 सदस्य कांग्रेस के 199 सदस्य कांग्रेस के तथा प्लस 8 सदस्य ऐसे थे जो 199 सदस्य कांग्रेस के और 9 सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार थे तथा 73 सीटें मुस्लिम लीग की थी तथा 8 सदस्य हमारे स्वतंत्र सदस्य थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सदस्यों ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था। फ्रैंक एंथनी, डॉक्टर HP मोदी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या जयपाल सिंह। तो हमें कूट है 1 और 4, 2 और 3, 1 और 2 और 1 और 3। तो हमारा ऑप्शन सही होगा फ्रैंक एंथनी और डॉक्टर HP मोदी, तो यानी कि 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2, क्योंकि संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों तथा एंग्लो इंडियन और पारसियों का प्रतिनिधित्व एंग्लो इंडियन का फ्रैंक एंथनी ने, पारसियों का डॉक्टर HP मोदी ने किया था।
संविधान सभा में लगभग सभी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। अल्लादी कृष्णस्वामी कानूनी विद्वान थे, जबकि जयपाल सिंह ने आदिवासी समुदाय से थे। ये आदिवासी। फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन का और डॉक्टर HP मोदी ने अल्पसंख्यक वर्गों का, एंग्लो इंडियन और पारसियों का प्रतिनिधित्व किया था। इन दोनों ने मिलकर अल्पसंख्यक वर्गों, एंग्लो इंडियन और पारसियों का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न मुद्दों, इसमें हमें ढूंढना है कौन सा कथन सत्य है। विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थीं। जी हाँ, ये ऑप्शन सही है। मुख्य कमेटियां 8 थीं। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर आदि ने इन कमेटी की अध्यक्षता की। जी हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारे इसके ऑप्शन सही होंगे 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा की जो 8 समितियां थी, जिनमें से प्रमुख समितियों के संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारूप समिति ने प्रत्येक अनुच्छेद पर कई दौर में चर्चाएं की। प्रारूप समिति ने 2000 से अधिक संशोधनों पर विचार किया। जी हाँ, दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। प्रारूप समिति ने प्रत्येक अनुच्छेद पर कई दौर पर चर्चाएं की। प्रारूप समिति ने 2000 से अधिक संशोधनों पर भी विचार किया। तो हमें ढूंढना है कौन से कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें खोजना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्यों ने पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। जी हाँ, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्यों ने पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह भी हमारा ऑप्शन सही है। वर्ष 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधिवत निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति बने। ये ऑप्शन भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें खोजना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमारे तीनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी हमारे कथन सत्य हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। इस दिन संविधान सभा के 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। हमारे कुल सदस्य 299 थे, लेकिन उस दिन, जिस दिन हमारा संविधान पर हस्ताक्षर हुए 26 नवंबर 1949 को, उस दिन केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यद्यपि संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, किंतु यह विधान के अनुसार विधिवत निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति वर्ष 1952 में बने। इस प्रकार कोई भी कथन असत्य नहीं है। चलिए, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाए जाने का कारण है। 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। जी गलत है ये। अगला है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। जी हाँ, ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 26 जनवरी 1950 के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने का अपना ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। और 26 जनवरी 1929 से 26 जनवरी से 1929 से तब से वर्ष 1947 तक प्रत्येक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी की इसी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया।
अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन किसका है? 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट का समान महत्व को सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। यदि हम यह नकारना अधिक लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। हमें पता करना है यह कथन किसका था। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यह जो भारी भरकम सा कथन दिया हुआ है, यह कथन था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। उपयुक्त कथन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। यह कथन 25 नवंबर 1946 को संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर के अंतिम भाषण का अंश है, जिसमें उन्होंने भारत के भविष्य की चिंताओं को सामने रखा था। भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 ईस्वी तक सामाजिक क्रांतिकारी, चिंतक, जातिगत विभाजन और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? भीमराव अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, ये हमारा ऑप्शन सही है। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, यह भी ऑप्शन सही है। टी कृष्णाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष, यह ऑप्शन हमारा गलत है। अगला के एम मुंशी कमेटी के सदस्य, यह ऑप्शन भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि टी कृष्णाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष नहीं बल्कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष का नाम था एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। टी कृष्णाचारी तमिलनाडु के एक उद्यमी और कांग्रेस के नेता थे, जो बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी बने। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है मिलान वाला। सूची 1 में अंतरिम सरकार के मंत्री और सूची 2 में पद दिए हुए हैं। चलिए मिलान करते हैं। वल्लभ भाई पटेल का मिलान किस में जाएगा? क्या थे? वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री या शिक्षा मंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, यानी कि ए का 3। अबुल कलाम आज़ाद, ये हमारे शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। और बलदेव सिंह, ये हमारे भारत के पहले मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी के साथ में हमारे ये क्विज़ यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हों और इस तरीके के क्वेश्चंस आप आगे भी करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्या क्वेश्चंस हमारे लेवल के हैं कि नहीं, हमारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। मेरी समझ से हमने बहुत अच्छे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करी हुई है। धन्यवाद।